R फॉर रिकम्बिनेंट, D फॉर डीएनए और T फॉर टेक्नोलॉजी। तो नाम से क्लियर है, R फॉर क्या बता रहा हूँ, रिकम्बिनेशन करना है, और D फॉर क्या हो जाएगा, डीएनए की बात कर रहा है, और T फॉर क्या हो जाएगा, तो RDT के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलिए, या इसी में हम लोग बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। नहीं, तो जेनेटिक इंजीनियर तो जीन का इंजीनियर। तो जीन कहाँ पे था हमारा, डीएनए के पास। आप लोग को बार बार बताया गया कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जेनेटिक्स में बताया था इसे। न्यूक्लियस में क्रोमोजोम, क्रोमोजोम को खोलोगे तो डीएनए मिलेगा। फिर डीएनए में क्या होता है, जीन। नहीं, तो जीन का यहाँ पे जो बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जीन का इंजीनियर, जीन को काटना, जीन को जोड़ना, ये सब जो करवाते हैं बायोटेक में, वो किसके हेल्प से, तो शॉर्टकट में बोलना है तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे एक एग्जांपल जो कि अभी अभी फिगर दिखाया भी था, मान लीजिए कोई इकोलाई बैक्टीरिया है, इस सेरेसिया कोलाई जो बैक्टीरिया है, इसका मेन डीएनए ये और प्लाज्मिड ये। आप प्लाज्मिड को बाहर निकालो, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए को बोलते हैं हम लोग। तो ये है प्लाज्मिड हमारा। तो प्लाज्मिड क्या है, तो ये सर्कुलर डीएनए होता है। तो डीएनए है तो इसमें क्या होगा, ढेर सारा जीन वेन होगा, जीन मौजूद होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आज देखेंगे डिटेल में रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, प्लाज्मिड को काट देगा। कहाँ काटेगा, क्यों काटेगा, कैसे काटेगा, आज डिटेल बात पता चलेगा। तत्काल कटवा दी, ठीक। तो ये काट दिए, तो ये क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए है जो कटवाए हैं। नहीं, किसी एक पोजीशन से काट दिया गया तो कट गया। दूसरे साइड में क्या करेंगे, मैंने बोला क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट करवाना है डीएनए को। तो जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन का कोई भी डीएनए ले लीजिए, जीन ले लीजिए, या जीन ऑफ इंटरेस्ट, जरूरी नहीं कि ह्यूमन का ले, आप कोई भी ले सकते हो, प्लांट का भी ले सकते हो। तो ये है हमारा जीन, कोई भी जीन। आप इंसुलिन का जीन ले सकते हैं, फ्रूट साइज बड़ा करने का जीन ले सकते हैं, नहीं, कोई भी जीन आप ले लो, ये मान लो जीन। तो इस जीन को हमको यहाँ ला के जुड़वा देना है। तो जैसे ये जीन यहाँ आके जुड़ेगा, तो आपको पता होगा कि डीएनए का टुकड़ा को लाइगेज सील करता है, तो लाइगेज यहाँ सील करेगा। और भी कुछ कुछ चीज़ें जो आगे बताऊंगा, तो इसको सील करवा देंगे। जैसे ये प्लाज्मिड बना, यहाँ तो प्लाज्मिड बोल रहे थे, लेकिन अब ये प्लाज्मिड क्या हो गया, अगर वो ह्यूमन का जीन है तो ह्यूमन जीन कंटेनिंग प्लाज्मिड, दोनों जीन को मिला के हम लोग क्या बना दिए, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। इसी का नाम क्या पड़ जाता है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। वैसा प्लाज्मिड जो रिकम्बिनेंट हो गया, मतलब दोबारा से कंबाइन करवा दिया, लेकिन कंबाइन कराए तो इसमें ह्यूमन का जीन डाल दिया, प्लांट का डाल देंगे, या जीन ऑफ इंटरेस्ट, जहां का भी जीन आपको डालना है डाल दीजिए, प्लाज्मिड तैयार है। अब क्या होता है कि डीएनए अगर सेल के बाहर है तो किसी काम का नहीं, इसको सेल के अंदर डालना पड़ेगा। अब किस सेल के अंदर डालें, तो फिर एक कोई बैक्टीरिया ले लेंगे हम लोग, मान लीजिए इकोलाई बैक्टीरिया ही लिए। अब कहोगे सर इकोलाई ही क्यों ले रहे हैं, बार बार इकोलाई ही क्यों ले रहे हैं, तो इकोलाई बैक्टीरिया आसानी से अवेलेबल है। दूसरा बात, इसमें प्लाज्मिड होता है। मान लीजिए ये कोई दूसरा बैक्टीरिया ले ले और इस प्लाज्मिड को हम अंदर करवा दें, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको लग जाएगा कि फॉरेन डीएनए आ गया। अगर बैक्टीरिया को ये पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ हो गया, तो वो डीएनए को कटवा देगा या खुद को ही मरवा लेगा। तो दोनों बात है, दोनों में मेरा गड़बड़ हो गया। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिए, वहाँ इकोलाई लिए थे, उसी का प्लाज्मिड हम निकाले हैं, तो यहाँ भी क्या लेंगे, इकोलाई बैक्टीरिया ही लेंगे। लेकिन क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया में अपना सर्कुलर डीएनए, इस बैक्टीरिया का अपना सर्कुलर डीएनए होगा, इसका भी अपना प्लाज्मिड हो सकता है, हो नहीं। यहाँ जब हम लोग प्लाज्मिड निकालते हैं तो जनरली ये मर जाता है, इसका कहानी खत्म हो जाता है, क्योंकि डीएनए को निकालने के लिए
हमको पूरा बैक्टीरिया को मारना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ जिंदा रखना है। अब जिंदा रखना है, अब ये प्लाज्मिड डाले तो इसके पास पहले से भी प्लाज्मिड है। अगर इस प्लाज्मिड से हमको कोई तकलीफ नहीं है तब तो रहने देंगे, और अगर तकलीफ है तो इसके प्लाज्मिड को अंदर में ही हम लोग कटवा देते हैं, है ना, और देन इसको इंसर्ट करवा देंगे। अब जब ये इंसर्ट हो गया, ये जो प्लाज्मिड आ गया, तो ये क्या हो गया कि इसी का इकोला बैक्टीरिया का ही ये प्लाज्मिड वाला पार्ट था, और उसमें हम लोग क्या किए हैं कि चुपके से ह्यूमन वाला जीन जोड़ दिए, तो ये अंदर आ गया। इस बैक्टीरिया को पता भी नहीं चलने देंगे हम लोग कि अंदर डाले भी है कुछ। तो जानबूझ के क्या किया जाता है, साइज को भी मेंटेन किया जाता है। आगे बताऊंगा कैसे साइज मेंटेन करेंगे। जितना बड़ा प्लाज्मिड होता है उतने बड़ा डालना है। अगर मान लीजिए आप बहुत बड़ा जीन डाल दिया अपना, तो प्लाज्मिड का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो ये कटवा देगा। मान लीजिए इतना काम किए, ये कटवा दे तो फिर बेकार हो जाएगा मेरा। तो ये सब भी ध्यान रखना होता है, चुपके से डालना है, साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए या बहुत छोटा भी नहीं कर देना है। तो जो प्लाज्मिड का साइज होता है एक स्टैंडर्ड साइज, वो स्टैंडर्ड साइज रखना है। तो स्टैंडर्ड साइज कैसे रखेंगे, अब तो बाहर से जीन जोड़े तो इसका तो साइज बढ़ा होगा, तो क्या होता है इसका फालतू का जो डीएनए वेने होता है ना, वो काट के हटा देते हैं हम लोग, तो साइज छोटा हुआ, और जितना काट के हटाए उतने बड़ा यहाँ जोड़ना है, तो इससे साइज मेंटेन कर हो जाता है। और अगर एक बार ये डाल दिए और ये एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा काम बन गया। अब यहाँ दो चीज हो जाएगा, जब जब ये बैक्टीरिया, अब इसको आप खाना पीना दे दो, बोले तो मीडिया दे दीजिए। पेट्री प्लेट में हम लोग ग्रो करवाते हैं, जेनेटिक्स में बताया था कि मीडिया क्या होता है, कैसे ग्रो करवाते हैं। अब डाल दो, अब क्या होगा कि ये बैक्टीरिया को जब खाना पीना यहाँ पे मिल जाएगा तो ये अपना रिप्रोडक्शन तेज करेगा। जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन आया, फेवरेबल कंडीशन आते कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन तेज कर देता है, तो ये रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या करेगा, तेज कर देगा। और रिप्रोडक्शन तेज करेगा तो एक से दो जैसे बनेगा, तो ये अपना डीएनए का तो दो बनाएगा ही, प्लाज्मिड भी बनाएगा, तो मेरा प्लाज्मिड का भी नंबर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक और खास बात, मेन डीएनए और प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट होता है। जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तब ये प्लाज्मिड दो को बनेगा, नहीं, ये क्या करता है अपना प्लाज्मिड को ये डबल कर लेगा, एक ही रहेगा और एक ही के अंदर डबल। और आपको पता है कि अगर प्लाज्मिड डबल किया तो क्या होगा कि मेरा जो डीएनए है, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी तो डबल हो गया। और रेप्लिकेशन करके ऐसा करेगा, और रेप्लिकेशन किया तो आपका रेप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, रेप्लिकेशन में जब भी डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो आइडेंटिकल कॉपी ही बनता है। इसका मतलब अगर मेरा ये इंसुलिन जीन वाला था तो दो दो को इंसुलिन बन गया, अभी ये एक ही है, हो सकता है फिर ये डिवाइड कर जाए 2 से 4, 4 से 8, तो मेरे जीन का क्या किया, नंबर बढ़ा दिया। मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जीन का क्लोन बना दिया गया, क्लोन बन गया, रेप्लिकेशन करता जाएगा, क्लोनिंग होता गया, तो नंबर भी बढ़ाता चला गया। और अगर मान लीजिए मुझे इससे प्रोडक्ट लेना था, अगर मुझे हमको प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि इंसुलिन जीन डाले हैं इसलिए कि इंसुलिन बना के निकाले, तो हम क्या करेंगे कि ये जो जीन को डाले वैसे जगह पे डालेंगे जिससे आरएनए बनता, जीन का आरएनए बनता। जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया का ये वाला पार्ट कोई प्रोटीन बनाता था, तो प्रोटीन बनाने के लिए अपना आरएनए बनाएगा ना, और एक बार एमआरएनए बन जाएगा तो प्रोटीन बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सहारे यहीं पे कटवाएंगे, इसी के जीन को कटवा देंगे और उसके जीन के बीचों बीच डाल देंगे अपना वाला। तो बैक्टीरिया को क्या लगेगा कि उसको तो लगेगा कि हमको अपना आरएनए बनाना है, जब भी इसको लगेगा अपना आरएनए बनाएगा तो ये अपना आरएनए बना देगा। और आपको पता है एक बार एमआरएनए बन गया तो विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम ये फट से क्या करेगा, प्रोटीन भी बना देगा। तो मालूम चला कि इंसुलिन प्रोटीन बैक्टीरिया को जरूरत भी नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर बना तो दिए। मतलब हम लोग ह्यूमन का प्रोटीन बैक्टीरिया में बनवा दिए, यही तो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कमाल, जेनेटिक इंजीनियर का कमाल, जीन का इंजीनियर। तो जीन का इंजीनियर है कि कुछ काट के हटा दिया, कुछ जोड़ दिया, नहीं, तो इस तरह से ये काम करना स्टार्ट कर देता है। अब प्रोडक्ट बनाया मान लीजिए इंसुलिन, तो दो बात हो सकता है, ये बना के अंदर ही रख ले या बना के मीडिया में कर दे। अगर बाहर कर दे तो आसान होगा हमारे लिए। क्यों आसान होगा
कि अगर मान लीजिए ये इकोलाई बैक्टीरिया है तो 8-10 तरह का प्रोटीन बाहर निकालेगा, तो उस 10 में से एक को खोजना कि इंसुलिन वाला कौन सा है आसान हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर रख लिया तो इसमें हजारों तरह का प्रोटीन है, तो उस 1000 में से एक को खोजना तो थोड़ा क्या होगा, लेंदी प्रोसेस जाएगा। प्लस क्या है, अंदर रख लेगा तो इस बैक्टीरिया को मारना पड़ेगा, और अगर बाहर निकाल दिया तो क्यों मारेंगे, बेचारा इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के दे रहा है मेरा, है ना, तब मारेंगे नहीं, फिल्टर कर लेंगे, बैक्टीरिया को फिल्टर करके निकाल देंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंसुलिन को, यही काम तो करता है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से, आरडीटी के हेल्प से, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से, यही सब तो हम लोग करवाते हैं नहीं। तो यही काम हम लोगों को करना है, किसके हेल्प से, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो हम लोग बोलते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे जो क्लोन बना, तो सेल के अंदर क्लोन बना, सेल के अंदर डाले एक तो डीएनए थे, बन गया दो से फिर 4 से 8 16 32 64, तो इसको बोलता है सेल के अंदर क्लोनिंग करवा दी। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना है सेल के बाहर, तो वो भी मेथड है हमारे पास, जिसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो पढ़ेंगे आगे 4-5 क्लास बाद आएगा पीसीआर के बारे में। वो सेल फ्री सिस्टम में क्या करता है, डीएनए का कॉपी बना देता है, जस्ट लाइक जीरोक्स कॉपी का मशीन। जीरोक्स कॉपी में क्या है कि आप लोग के पास जो नोट्स होता है, तो वो क्या है कि मेरे मास्टर कॉपी का जीरोक्स है। जरा सोचिए, आपके पास, आप गए दुकान वाले के पास, जीरोक्स कॉपी वाले के पास, और मैंने उसको मास्टर कॉपी नहीं दिया, और आप बोल रहे हैं कि बायोटेक का हमको दे दीजिए नोट्स, तो आपको क्या लग रहा है, वो दुकान वाला दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसके पास मास्टर कॉपी नहीं। लेकिन केवल एक मास्टर कॉपी उसको हम दे दें, उसके बाद आप बोलिए कि कितना जीरोक्स चाहिए आपको, 10 कॉपी बोलोगे तो 10 दे देगा, 1000 बोलोगे तो 10,000 भी दे देगा, 10 लाख कॉपी बना देगा, लेकिन मास्टर कॉपी एक देना पड़ेगा। तो पीसीआर जस्ट लाइक जीरोक्स कॉपी का मशीन। अंतर क्या है, वो डीएनए का जीरोक्स करेगा पीसीआर, और नॉर्मल जीरोक्स कॉपी वाले हम लोग का नोट्स वर्ड्स का जीरोक्स कर देते हैं। तो वो होता है सेल्फ के बाहर का जीरोक्स बनाना। अगर डीएनए का क्लोन बनाना है तो एक तरीका क्या है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो डिटेल देखेंगे हम लोग, है ना, ये लगभग एक क्लास का चीज होता है वो। तो पीसीआर के बारे में बाद में देखेंगे। फिलहाल सेल के अंदर नेचुरल सिस्टम में अगर डीएनए को क्लोन बनवाना है तो सबसे आसान मेथड ये। लेकिन इस मेथड को जानने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये जो पूरा है आरडीटी, तो इसका टूल्स जानना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको टूल्स के बारे में जानना पड़ेगा कि रेस्ट्रिक्शन क्या है सर, कैसे काटेगा, कैसे वर्क कर रहा है, तो इसके बारे में आपको जानना होगा। फिर ये जो प्लाज्मिड है, ये हमारा जीन को क्या कर रहा है, ढो रहा है, तो प्लाज्मिड को ही हम लोग बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको कि जो जीन को ढोए, जो जीन को हमारा कैरी कर पाए, तो क्लोनिंग वेक्टर को हम लोग को देखना पड़ेगा। फिर तीसरा हम लोग को देखना होगा इसका कॉम्पिटेंट होस्ट, कि किसमें हम लोग ऐसा वाला डालें जो मेरा काम करके दे, सब काम करके नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ टूल्स आपको जानना पड़ेगा। टूल्स ऑफ आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कुछ टूल्स। तो टूल्स में जो हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। दूसरा टूल्स, देन बात करेंगे हम लोग वेक्टर के बारे में। वेक्टर्स लिखा क्योंकि इसमें भी 2 टाइप है। क्लोन बनवाना है, केवल हमको कोई डीएनए, मान लीजिए कोई वैल्यूएबल डीएनए आया, सपोज कीजिए कोई एलियन आया था, एलियन का डीएनए हमको मिल गया, हम चाहते हैं कि ये डीएनए बहुत अच्छा है, इसको हम सदियों तक रखें, तो उसके लिए क्लोन बनवाना पड़ेगा, ऐसा करके रखना पड़ेगा। तो वेक्टर में एक आएगा क्लोनिंग वेक्टर, और अगर मुझे कोई प्रोटीन बनवाना है तो आएगा एक्सप्रेशन वेक्टर। तब हम लोग वेक्टर में 2 बात करेंगे, इसीलिए वेक्टर्स लिख दिया मैं, और उसका भी बहुत सारा टाइप है, क्लोनिंग वेक्टर का, एक्सप्रेशन वेक्टर।
तीसरा हम लोग इसमें बात करेंगे होस्ट, कि किस में डालना है, कंपिटेंट होस्ट, कि प्लाज्मिड बना के जीन को हमको, ये जो जीन है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, प्लांट में डालना है कि बैक्टीरिया में डालना है कि एनिमल सेल में डालना है। तो जो इस तरह इस जीन को एक्सेप्ट करेगा तो वही क्या कहलाएगा, होस्ट, जो इसको रखेगा। तो ये तीन मेन इसका टूल्स है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मेन टूल्स तीन ही होता है ना। उसके बाद इसमें जो हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है भाई। यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं रेस्ट्रिक्शन। हटाओ, तो हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कि क्या होता है भाई। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप टर्म भी तोड़ सकते हो, रेस्ट्रिक्ट प्लस एंजाइम, रेसिस्ट करने वाला एंजाइम। वैसा एंजाइम जो रेसिस्ट करेगा, किसको रेसिस्ट करेगा। एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आया है टर्म, ये आया आपको, जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया के पास अपना सर्कुलर डीएनए, इसका अपना प्लाज्मिड हो सकता है नहीं। बैक्टीरिया को डर लगता है वायरस से। बहुत सारा वायरस है जो होता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को मरवा देगा, वायरस से डर लगता है। अब जो वायरस है, जो वायरस है, तो वायरस को चाहिए होस्ट, रिप्रोडक्शन करने के लिए वायरस को क्या चाहिए, होस्ट। तो वायरस आता है और अपने डीएनए को इसके अंदर डलवा देता है नहीं, और इसके पूरे प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी पे ही कब्जा कर लेता है वायरस का डीएनए। अब वायरस इसी के अंदर ढेर सारा बनेगा, रिप्रोडक्शन कर लेता है, अपना नंबर उम्र बढ़ा लेगा, घुसता एगो है, निकलता हजारों के तादाद में। तो वायरस जब इन्फेक्शन करके रिप्रोडक्शन करेगा तो इसमें दो तरह का साइकिल चलता है वायरस में, एक लाइटिक एक लाइसोजेनिक। लाइटिक साइकिल में क्या करता है, इसको फाड़ देगा, बोले तो बैक्टीरिया को मार दिया। और लाइसोजेनिक होगा तो पोर करेगा, मतलब बैक्टीरिया इंटैक्ट रहने देगा, जैसा था वैसा ही रहने देगा, बस इसमें क्या करेगा, पोर कर देगा, छेद करके निकलेगा, अपने लिए स्पेस बनाएगा, और तब जाके ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये वायरस का रिप्रोडक्शन करने का तरीका है, ठीक। तो बेचारा बैक्टीरिया तो दोनों कंडीशन में मारा गया, एक कंडीशन में तो उसको फाड़ के ही निकला, मार के ही निकला, और एक में उसको इतना कमजोर बना के निकला, भले जान से नहीं मारा है लेकिन कमजोर बहुत हो जाता है, अल्टीमेटली वो धीरे धीरे मर ही जाता है। और बार बार ये चीज होता है, अगर बार बार कोई इस तरह का चीज हो तो बैक्टीरिया ये जो है वो लिविंग है, तो बचने का कुछ तो आइडिया सोचा होगा कि कैसे बचा जाए वायरस से। तब ये बैक्टीरिया क्या किया, एंजाइम बनाए, और उसी एंजाइम को हम लोग बोले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सिंथेसिस करेगा, बैक्टीरिया। क्यों बनाए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वायरस का जो डीएनए आएगा जैसे घुसेगा और इसके पास रेस्ट्रिक्शन है, इसको कटवा देगा, गया वायरस। तो वैसा एंजाइम जो डीएनए को कटवा दे, या यूं कहिए कि वैसा एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर वायरस के डीएनए के एंट्री को रोक दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेसिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है। सबसे पहले इसको डिस्कवर जो किए थे डब्ल्यू अर्बर या वर्नर अर्बर नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू अर्बर या वर्नार्ड अर्बर भी आप याद रख सकते हो। तो ये चीज हो गया। तो रेस्ट्रिक्शन क्यों नाम पड़ा,
तो रेसिस्ट कर रहा है। किसको रेसिस्ट कर रहा है? वायरस के डीएनए के एंट्री को रोकता है, बैक्टीरिया बनाता है। तो वर्नाड हर्बर पहली बार फर्स्ट टाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बाहर निकाले थे, आइसोलेट किए। और आइसोलेट करके जब इसके बारे में जाना गया तो पता चला ये भी दो तरह का है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह का है। तो दोनों टाइप्स पढ़ने से पहले एक और इसका क्लासिफिकेशन किया गया। जब इन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि रेस्ट्रिक्शन 3 तरह का है। आपको पढ़ना 2 ही वाला है, लेकिन एक हल्का सा सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। शुरू में ये पता चला 3 तरह का रेस्ट्रिक्शन। एक पता चला टाइप्स फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, दूसरा को बोला गया था टाइप सेकेंड, और तीसरे को बोला गया था टाइप थर्ड। तो मैं एक काम करता हूं, सेकेंड साइड में लिख दिया, थर्ड यहां कर देता हूं, है ना, जानबूझ के मैं से किए। अब देखो क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन काम कैसे करता है। अब डीएनए को काटेगा तो कहां से काटेगा? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को काटता है, जब भी डीएनए को काटेगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काटेगा। क्या काटता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब क्वेश्चन ये उठ के आ जाता है कि सर किसको बोलेंगे पैलिंड्रोम? आखिर पैलिंड्रोम क्या है? तो जरा सा उसको भी पहले समझते हैं। देखें पीछे जगह था क्या? नहीं है, चलिए इसी पे समझ लेते। पैलिंड्रोम किसको बोल रहे हैं? जैसे ये डीएनए है, यहाँ 5 प्राइम यहाँ 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम इधर 3 प्राइम। मैं एक पैलिंड्रोम यहाँ बना रहा हूँ, GAATTC। तो इसका दूसरे पे क्या आएगा? CTTAAG। आप कोई भी स्ट्रेन को ले लो, ऊपर वाला या नीचे वाला, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पे पढ़ो। इधर से जाएंगे तो पहला नंबर पे जी, तो इधर भी देखो पहला पे क्या है? जी। दूसरा नंबर पे क्या आ रहा है? दूसरा तीसरा ए। फिर क्या आ रहा है? TT, तो इधर भी क्या आएगा? TT। फिर क्या आ रहा है? C, तो इधर भी आ रहा है C। तो इतना दूर का ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा? पैलिंड्रोम। तो कहने का मतलब ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसको बोलेंगे? तो बचपन में वो पढ़ते थे ना, उल्टा सीधा एक समान, किधरों से पढ़ो एक के जैसा है। तो डीएनए का वो सीक्वेंस, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, जिसमें आप किधर से भी पढ़ोगे सेम ही अगर आ जाए, तो उस सीक्वेंस को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इस पे और भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो रेस्ट्रिक्शन जब भी काटेगा, कहाँ काटेगा कि सॉरी पहचानेगा, कहाँ पहचानेगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। क्या है कि पूरा डीएनए, आपको अच्छे से पता है डीएनए किसी का भी हो 4 ही चीज से बना होता है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। पूरे दुनिया में किसी का भी डीएनए हो यही 4 तो है। तो पहचानेगा कैसे? तो उसने क्या किया? पैलिंड्रोम बनाया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानना स्टार्ट किया। पैलिंड्रोम, तो जहां पहचानेगा, तो पहचान क्या है इसका? पैलिंड्रोम। तो रेस्ट्रिक्शन टाइप फर्स्ट में क्या होता है? ये डीएनए है और यहां पे पैलिंड्रोम है, इससे लगभग 1000 बेस पेयर दूर जाके तब काटता है टाइप फर्स्ट। मतलब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, और इससे लगभग 1000 बेस पेयर दूर जाके काट रहा है। तो ये मजेदार नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं। दूसरा है, काटने के लिए एटीपी भी यूज कर रहा है, काटने के लिए इसको एटीपी भी चाहिए। टाइप थर्ड जो पैलिंड्रोम मिला वो भी जस्ट लाइक यही, जो डीएनए है इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जहां पहचाना उससे 20 से 25 बेस पेयर दूर जाके तब काटता है। और इसको भी कटिंग पैटर्न का है, एटीपी चाहिए। सबसे ज्यादा जो यूज हुआ या हम लोग को जो पढ़ना है वो टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड का क्या है कि जहां पहचानेगा, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जहां पहचानेगा बीच में ही काटेगा, और विदाउट एटीपी काटता है। मतलब इसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट
नहीं, तो ज़्यादा अच्छा है, एनर्जी भी नहीं लिया, एटीपी का भी वेस्ट नहीं गया, और जहाँ पहचाना, जिस सीक्वेंस को पहचान रहा है वहीं पे काटो। तो सबसे ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शन यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में, वो टाइप 2 यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो टाइप 2 वाला यूज होगा। पढ़ना भी है हम लोग को टाइप 2। अब टाइप 2 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ कि जहां पहचाना वही काटा, विदाउट एटीपी काटा, बिना एटीपी का काटता है। तो सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन डिस्कवर्ड था उसका नाम है हिंद सेकेंड। क्या नाम है उसका? हिंद सेकेंड। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो मोर देन 900 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुका है। 900 से भी ज्यादा नहीं, 900 से भी ज्यादा तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड है। एक रहता तो रेस्ट्रिक्शन बोल के काम चला लेते, लेकिन जब 900 से ज्यादा तरह का है तो इसका नोमेनक्लेचर देना पड़ेगा कि नाम क्या दिया जाए। अपने मन से आप राम श्याम सोहन मोहन नहीं लिख सकते। तो रेस्ट्रिक्शन का क्या आया? नोमेनक्लेचर। हल्का सा सिर्फ आइडिया लेना है, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा नोमेनक्लेचर। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, एक रेस्ट्रिक्शन होता है ई को आर फर्स्ट, आई नहीं है, ये रोमन लेटर का फर्स्ट, ई को आर फर्स्ट। ये जो रेस्ट्रिक्शन है इसमें पहला लेटर जो इसमें दिखा रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस नेम। पहला लेटर रेस्ट्रिक्शन जिस बैक्टीरिया से निकाला तो उसका कुछ तो जीनस होगा, तो ये पहला लेटर किसको बताएगा? जीनस के नेम को बताएगा कि किस जीनस का है। तो यहाँ पे ई आया तो इसका E4 क्या आएगा? इसेरेसिया। E4 नहीं, इसेरेसिया जीनस का नाम है। अगला दो लेटर जो होता है, नेक्स्ट टू जो लेटर इसका आएगा ये वाला सीओ। सीओ जो है ये भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये किसको करता है? तो स्पीसीज नेम को, कि किस स्पीसीज का है। नहीं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज के नेम को। तो यहां पे कौन सा स्पीसीज है? कोलाई। कोलाई, तो कोलाई का आगे का दो लेटर ले लिया। फिर थर्ड नंबर में जो लिखा हुआ आपको आर, आर बताता है स्ट्रेन, कि अब ई को इस्चेरेसिया कोलाई जो होता है उसका ढेर सारा स्ट्रेन पाया जाता है। तो ये किसको बताता है? स्ट्रैंड के नेम को। और यहाँ पे जो स्ट्रैंड का नाम है इको आर फर्स्ट जो निकाला गया था, स्ट्रैंड है RY13। स्ट्रैंड का नाम है RY13 नाम के स्ट्रैंड से निकाला गया। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे जो दिया है कि कितनवें नंबर पे निकाला गया, ये नंबर है कि उस लैब में इसको कितनवें नंबर पे निकाला गया था। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, क्लियर? तो ये एंजाइम का नंबर है, इसको हम लोग नंबर ऑफ कितनवें नंबर पे निकाला गया। तो नोमेनक्लेचर जब भी लिखते हैं तो याद रखना है कि जीनस का एक लेटर लिए, अगला दो स्पीसीज के लिए ले लेते हैं, कोई स्ट्रेन है तो उसका लिए, और कितनवें नंबर पे, तो वो आई नहीं पढ़ना है। बहुत बच्चे इसको पढ़ते हैं इको आर आई, इको आर फर्स्ट, रोमन का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इसे चलेगा, है ना? तो ये रोमन लेटर का फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो हम लोग लिखते हैं तो आई नहीं पढ़ना है। तो ये इको आर आई। इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल और करें, इको आर आई, तो पहला लेटर जो इसमें है, पहला 3 लेटर को इटालिक में लिखा जाता है। तो गौर से देखिए, मैं भी हल्का सा टेढ़ा किया इसका, मतलब लिखने का तरीका है इटालिक बोले तो थोड़ा तिरछा, को फिर स्टैंड को सीधा कर दिया जाता है और ये फर्स्ट है, ऐसे लिखा जाएगा।
तो गौर से देखना, जहां भी लिखा रहेगा आगे वाला इटालिक लिखा रहता है, अगला 3 लेटर इटालिक, और बाद में जो नंबर यूज करते हैं तो ये रोमन नंबर हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? एक स्टेप और आगे इसमें आए, जैसे ई को आर, आई के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट के बारे में, आई नहीं, ई को आर फर्स्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो इसका अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। अभी अभी बताया, हर एक एंजाइम का स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, तभी जाके वो कट कर पाएगा। तो आखिर इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करें, जैसे ये डीएनए है, बात नहीं, बोर्ड पे नजर रखिए, ये सब गायब हो जाएगा ना, बेसिक चीज है बायोटेक का, पूरा खेले खत्म हो जाएगा। तो डीएनए है तो एटीजीसी दिस दैट वो तो रहेगा ही। इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जी ए ए टी टी सी सी टी टी, ये इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अगर इस डीएनए में ये पैलिंड्रोम है, ठीक, बाकी इधर अपना होगा ए टी जी, वो सब जिस दैट जो है वो रहेगा। तो टी ए सी, सी जी, जी सी जी टी ए, मान लो ये डीएनए है, तो ये पैलिंड्रोम आ गया बीच में। तो ई को आर फर्स्ट जो है वो किसको पहचानेगा? पैलिंड्रोम को, अपने पैलिंड्रोम को, और इसका पैलिंड्रोम यही है। अगर इसका पैलिंड्रोम यहाँ पे मौजूद है और आपने इस डीएनए पे ये ई को आर फर्स्ट डाल दिया, तो ये तुरंत में इसको काटेगा, और काटता भी है एकदम स्पेसिफिक पोजीशन पे। ये जब भी कट करेगा ग्वानिन और एडेनिन के बीच के एस्टर बॉन्ड, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ई को आर फर्स्ट कहाँ के एस्टर बॉन्ड को काटता है? ग्वानिन और एडेनिन के बीच के एस्टर बॉन्ड। अगर इसको काट दिया तो काटने के बाद देखो क्या बनेगा। अगर हम लोग इसको कटवा दिए तो क्या होगा कि एक तो डीएनए का टुकड़ा जो उधर का बनेगा, तो उसमें हम यहाँ 5 प्राइम, उधर है ई टी जी, और उसके बाद जी के बाद ये क्या आ जाएगा? ये जी आया। सेकेंड टुकड़ा जो इसका कट के आएगा क्या आएगा? ए टी टी सी, और इधर सी जी सी टी, इधर 3 प्राइम, उधर 5 प्राइम। नीचे वाला टुकड़ा जो कटेगा, तो नीचे वाला टुकड़ा जो कटेगा क्या है, क्या आएगा नीचे वाला टुकड़ा का? तो देखो क्या आएगा, उधर 3 प्राइम है, क्या आ जाएगा? टी ए सी, और इधर क्या फिर आएगा सी, फिर क्या आ जाएगा? टी टी ए ए, ये आएगा इधर का, और जो लास्ट इधर वाला आएगा, तो जगह कम है, एक काम करता हूँ, रुको छोटा करते थोड़ा। देखो अब ये उधर वाला टुकड़ा कटा, इधर वाला जो आएगा क्या आएगा? तो इधर क्या बच गया? जी, और उसके बाद जी सी जी ए, यही ना। तो ये जो कटा, तो गौर कीजिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ तो रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, रहेगा, और इधर भी, इधर थोड़ा डिजॉर्ड आगे पीछे हो गया, तो इसको हम सही से कर लेते हैं। एक काम करो, ये दोनों को फिर से बना, एक कटिंग जो और आएगा, तब इसी में एक बात और बता देंगे। तो उधर क्या आया? ए टी टी सी, उसके बाद आ गया फिर सी, फिर जी सी टी, इस तरीके से आया। 3 प्राइम इधर था, 5 प्राइम इधर है, इधर क्या आ गया कटिंग के बाद? तो इधर आएगा तो जी, लेकिन किसके साथ आएगा? ये ऊपर का सी, एडेनिन सी, तो यहाँ आएगा जी, फिर उसके बाद जी, फिर सी, फिर जी, फिर ए। तो इधर क्या होगा अपना? इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब रहेगा। इस तरीके से कटिंग पैटर्न आएगा। यही जो पैटर्न आया, तो देखो इतना दूर जो ये बाहर निकल के आ गया, इसी को तो बोलता है स्टिकिंग।
इसका क्या नाम है? स्टिकी एंड। और हम लोग को स्टिकी एंड ही चाहिए, स्टिकी एंड बना दिया, चिपचिपा एंड, चिपकाने वाला एंड। अब ये दोनों को अगर आप छोड़ दो, एंजाइम को न्यूट्रलाइज कर दो, फिर ये दोनों क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा। क्यों? थायमीन है, यहाँ एडेनिन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये दोनों। जैसे नजदीक आएगा दोनों, जैसे इधर देखो ये थोड़ा सा निकला हुआ है इधर, तो आसानी से ऐसे बैठ जाएगा ना दोनों, तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड। दो स्ट्रैंड के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और फाइनली ये जब इससे जुड़ा रहेगा तो कौन सा करेगा? लाइगेज आके इसको जोड़ देगा। इधर का ये निकिंग अगर नजदीक आ जाए तो कौन जोड़ेगा उसको? लाइगेज आके उसको क्या करेगा? जोड़ देगा। इस तरह से टुकड़ा बना दिया। लेकिन टुकड़ा कहाँ बना है? अंदर, डीएनए के अंदर, बीचों बीच बन गया। अगर मान लो कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं समा का। समा फर्स्ट, ये रेस्ट्रिक्शन है, तो इसमें भी सब अपना ये है, तो इसका सबका पूरा डिटेल नहीं जानना आपको, खाली को आर फर्स्ट का जानना। इसका पैलिंड्रोम के बारे में जानना है। इसका पैलिंड्रोम जो होता है वो होता है, यहां लिख देता हूं, देखो मान लो ये डीएनए है, बोर्ड पे नजर रखना, बोर्ड पे नजर रखना, यहां से क्वेश्चन सब रहता है। 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, इसका अपना पैलिंड्रोम होता है। हर एक का पैलिंड्रोम अलग अलग होता है। इसका पैलिंड्रोम होता है सी 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 जी जी जी, और इधर आ जाएगा जी 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 सी सी सी। मान लो एक और है इधर पैलिंड्रोम, दो को पैलिंड्रोम इसके पास है, अगर ऐसा हम लोग मान लें, सी 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 जी जी जी, और इधर हो गया जी 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 सी सी सी। बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड सब है। बाकी डीएनए में और भी हो जाएगा, हो सकता है यहाँ एडेनिन हो, तो यहाँ थायमीन, यहाँ गुआनिन है, तो साइटोसिन है। इधर भी कुछ कुछ लिख लो, एडेनिन थायमीन, एडेनिन थायमीन, थायमीन एडेनिन। फिर इधर भी कुछ लिख लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ ले लेते हैं, मान लो यहाँ गुआनिन से आप कंफ्यूज कीजिएगा, साइटोसिन साइटोसिन थायमीन ले लेते हैं, तो गुआनिन गुआनिन एडेनिन, ठीक ये है। अब अगर ये रेस्ट्रिक्शन है और समा का ये पैलिंड्रोम है जो बीच में बनाया हुआ, और इस पे आप समा डाल दिए, नहीं समा फर्स्ट डाल दिए, तो ये काटेगा। किसको काटेगा? अगर उसका पैलिंड्रोम है तो काटेगा, लेकिन कहाँ काटेगा? तो कहाँ काटेगा वो तो आपको हर एक रेस्ट्रिक्शन का याद रखना होगा, तो 2-4 का याद रखना रहता है। समा जब भी काटता है साइटोसिन और गुआनिन के बीच को काटता है, जब भी काटेगा ये दोनों के बीच काटेगा। इधर भी काटेगा तो कहाँ काटेगा? ये दोनों के बीच काटेगा, ऐसे काटता है। अब अगर ऐसे काटा तो जरा गौर कीजिए क्या होगा। यहाँ टुकड़ा में मिलेगा आपको, इस बार जो टुकड़ा मिलेगा, एक टुकड़ा इधर, दूसरा टुकड़ा इधर, 3 टुकड़ा मिलने वाला है, ताकि 2 जगह काटा तो 1 ये 2 और 3। अब इधर क्या आएगा? ए जी, उसके बगल में क्या आ जाएगा? सी सी सी, नीचे इधर जी जी जी, और इधर क्या आ जाएगा? टी सी। ये 5 प्राइम था, इधर 3 प्राइम है, ठीक। अगला आ जाइए, इधर क्या कट के आया? तो जी जी जी, उसके बगल में क्या क्या है? ए टी, और फिर उसके बगल में क्या आया? सी सी सी, यही ना आया। जस्ट रिवर्स जाइए इसका, तो इधर क्या आ जाएगा? सी सी सी, इधर आ जाएगा टी टी ए, फिर इधर क्या आ जाएगा? जी 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 आया। और लास्ट वाला जो सबसे इधर कट के आया, क्या आया? जी जी जी, फिर सी सी टी, इधर कट के आएगा सी 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 जी जी ए, यही ना आएगा। तो गौर कीजिए, 3 टुकड़ा आया, 3 टुकड़ा आया, तो डिपेंड कर रहा है कितना साइट है, कहाँ काटेगा, पैलिंड्रोम क्या है, पैलिंड्रोम में भी किस जगह पे काटेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन हो ई को आर फर्स्ट का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, तो जी ए टी टी सी। समा का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? सी सी जी जी जी, अभी याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। काटेगा कहाँ?
इको आर फर्स्ट ग्वानिन और एडेनिन के बीच के एस्टर बॉन्ड को काटता है, और इधर को कहाँ काट रहा है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच को। अगर इसमें एक साइड था, गौर से देखो, लीनियर डीएनए एक साइड तो दो टुकड़ा, दो ही टुकड़ा। लीनियर डीएनए दो साइड था, दो पैलिंड्रोम था, तीन टुकड़ा, तीन पैलिंड्रोम चार टुकड़ा, 10 पैलिंड्रोम 11 टुकड़ा। जहां जहां रहेगा काटेगा वो, है ना। अगर कोई डीएनए है उसमें 10 पैलिंड्रोम अगर हो इस तरह का, और सेम रेस्ट्रिक्शन डाल दिए, जैसे ये समा का पैलिंड्रोम है तो आपको समय डालना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये डीएनए है और आपने इको आर फर्स्ट डाल दिया, तो उसका पैलिंड्रोम ना मिलेगा तो छुएगा भी नहीं, इसको काटेगा नहीं, देख के छोड़ देगा, फिर रहने दो। जब भी काटेगा अपने ही पैलिंड्रोम पे काटता है, इधर उधर नहीं काट सकता। और इस तरह से जो कटा, तो ये देखो बराबर इंड कटा ना, बराबर है ना, ये बराबर है ना, ये बराबर है ना, ये बराबर है ना, इसको इस इंड को बोला था ब्लंट, ब्लंट इंड। क्या नाम देगा, ब्लंट इंड। तो समा कैसा काटा, तो ब्लंट इंड की तरह काटता है। और जहां आगे बढ़ के निकला हुआ रहा, नुकी निकला रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टिकी इंड, है ना। आप लोग से क्वेश्चन आज से 2 साल पहले पूछा था इको R5 के बारे में, कि इको R5 ब्लंट इंड काटता है कि स्टिकी इंड काटता है। तो इको R फर्स्ट काटा था स्टिकी इंड, 5 काटता ब्लंट इंड, है ना। तो ये पूछता है, आपसे पूछा हुआ है, ऐसे आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन था, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इको आर फर्स्ट ही दिया हुआ था, 5 के बारे में चर्चा भी नहीं किया था, लेकिन उस साल पूछा था मेडिकल में, तो पूछा था, तो वो क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस था, जो सिलेबस में नहीं था। कहा कि मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन है, कितना याद रखोगे। इसके टाइप्स में तो हम और आते हैं, लेकिन आपको एक दूसरे तरह का टाइप्स बताते हैं, याद है, क्लियर है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं, ये एक स्पेशल ग्रुप का एंजाइम होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली न्यूक्लिएज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लिएज। और न्यूक्लिएज को बांट दिया जाए 2 भाग में, एक होता है एक्सो न्यूक्लिएज और एक होता है इंडो, दो तरह में बांट दिया इसको। अब क्वेश्चन ये है कि सर किसको बोलेंगे एक्सो न्यूक्लिएज, किसको बोलेंगे इंडो न्यूक्लिएज। एक्सो न्यूक्लिएज क्या है और इंडो न्यूक्लिएज क्या है, तो टर्म तोड़ दो। न्यूक्लिएज, तो न्यूक्लिएज कहने का मतलब क्या, न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला। तो न्यूक्लिक एसिड में हम लोग डीएनए और आरएनए की बात करते हैं, तो उसको कटवाना है। और दूसरा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, एक्सो। एक्सो मतलब बाहर और एंडो मतलब अंदर। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो बात कर रहा है, मान लीजिए ये डीएनए है 5 प्राइम 3 प्राइम, ए टी जी सी सी जी ए जी सी, इस तरह से ए सी जी जी सी, ध्यान देना है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर साइड से काटेगा, बाहर से, एक तो काट के हटाया, फिर दूसरा काट के हटा दे, फिर तीसरा काट के हटा दे, फिर चौथा काट के हटा दे, एंड सो ऑन। नहीं कि पहला नंबर पे एक काटा था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, इस तरह से एक एक काट के हटाएगा साइड वाइज, तो वो किसके अंतर्गत बात करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। और इंडोन्यूक्लियस में अभी अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था, कोई भी एक ले लो, हिंद सेकंड का ले लो, इंडोन्यूक्लियस का एक एग्जांपल देख लेते हैं, हिंद सेकंड, हिंद सेकंड का ले लेते हैं। तो हिंद सेकंड का भी अपना रेस्ट्रिक्शन साइट होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है ए जी सी टी 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 सी जी ए, नहीं हिंद सेकंड का। और अगर इस पे ये बीचों बीच है, इधर भी था ए टी जी सी टी ए सी जी 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 सी जी सी सी जी सी, जेनेटिक्स तो ऐसे ही गैप है, बायोटेक में निकल लेगा, और बाद में बोलिएगा पता नहीं सर क्या पढ़ा के निकल गए। नहीं, अभी एक कोचिंग में जा रहे हैं, रिजोनेंस नहीं, रिजोनेंस में तो ठीक ठाक है। एक और कोचिंग अभी मैं मॉर्निंग में जाता हूँ,
इतना डिसिप्लिन में बच्चा रहता है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब मैं घुसा भी नहीं था क्लास में, सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें, ऑफिस में बैठ के देखे सब चुपचाप, मूर्ति बनल है। बगल में ही कोचिंग है, कंकर बाग का ही है, सब चुपचाप एकदम बैठल रहता है। और घुस गए तो पिन ड्रॉप साइलेंट। खाली आज पीछे, सबसे पीछे दो गो बच्ची थे, थोड़ा गुदर गुदर कर रहे थे, तो एक बार हम डांट दिए तो वो भी साथ दिए। तो पढ़ाने में मजा आता है। और यहाँ क्या है कि जो बच्चा पहले से कमजोर है, देखो कमजोर कोई होता नहीं है, आप नहीं पढ़े हैं तो कमजोर है, सिंपल सा चीज़। कमजोर कोई दिमाग से नहीं होता, लेकिन नहीं पढ़े कमजोर है तो पढ़ के ठीक कर लीजिए। लेकिन वही बच्चा क्या करेगा, और बदमाशी करेगा, और जो पढ़ना चाहेगा उसको भी डिस्टर्ब कर ले रहे हैं। एक बात बता देता हूँ, ये बात दिमाग में डाल लो, जिंदगी भर काम आएगा। जब आप इस अर्थ पे आए थे तो भी अकेले आए थे, और जब यहाँ से जाइएगा भी तो भी अकेले ही जाइएगा। ठीक है, कोई दोस्ती काम नहीं आएगा। मेडिकल कॉलेज जब जाइएगा तो भी अकेले अकेले ही जाइएगा। बहुत क्लोज दोस्त है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों का रैंक एक के आसपास आए कि आप जाइए एक के साथ एक के कॉलेज में। ये बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। मालूम चला एगो बंगाल चल गया तो एगो बिहार में है, चाहे झारखंड गया, अलग अलग चला जाएगा, अलग अलग माहौल में। फिर धीरे 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 कॉन्टेक्ट टूट जाता है। हम ही लोग का बहुत क्लोज दोस्त सब साल में एक आध बार बात होता है। अभी घर गए छठ में तो साल भर बाद बात की। एक दो गो तो ऐसा भी मिला जो 10 साल बाद मिला, बहुत क्लोज था स्कूल में। आपके लेवल में थे तो एकदम उन्हें बोलता है एक पान दो टुकड़ा वाला कहानी, लेकिन वो अपना लाइफ में व्यस्त है, हम अपना लाइफ में व्यस्त है। तो अभी क्या है, अभी पढ़िए, कॉलेज जाइए, और कोई भी अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो सीधा मना कीजिए। आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखाइए कि आपको बात करना है, अपना थोड़ा देर बकेगा, चुपचाप हो जाएगा, सुनने मत करो उसके बाद। क्या कि रिजल्ट चाहिए मुझे एट एनी कॉस्ट। और एक बार रिजल्ट हो जाएगा ना, सिर्फ ठान लो कि रिजल्ट देना है तो फिर सोचना क्या है, एकदम होगा। आप सोच लिए तो रिजल्ट देना है तो एकदम होगा, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वही है कि सोच लिए तो थोड़ा सा आपको मेहनत भी तो करना पड़ेगा। डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो डॉक्टर की तरफ बोलना पड़ेगा, डॉक्टर की तरफ सोचना पड़ेगा, डॉक्टर की तरफ बिहेव करना पड़ेगा, तब तो डॉक्टर, तब ये तो पेशेंट भी आपके पास आएगा। अब मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक, आप गए दिखाने और उसको डांसिंग का शौक है, और वो अपना केबिन में पूरा डीजे लगा के भोजपुरिया डांस कर ले, है डॉक्टर, बड़ा बढ़िया डॉक्टर है। आप जैसे केबिन में घुसोगे देखोगे अरे पगला गया है क्या, ये डांस वांस कर रहा है। नहीं, अजीब अजीब पेंट और डांसिंग वाला सब कपड़ा सब पहन ले, थोड़ा लिपस्टिक विपस्टिक भी लगा लिया है, तो वैसा डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर है, दिखाओगे भाग जाएगा आदमी। डॉक्टर है तो ग्रेविटी मेंटेन करना सीखिए, चुप रहना सीखिए। 80% बात सुनिए कहीं भी, तो 20% आपको बोलना है, उस 80% को एनालिसिस करके तब बोलिए, तब मजा आएगा। तो क्लास में बातचीत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी, ये सब गैप हुआ ना यहाँ का, जैसे स्टेप आगे बढ़ेंगे तो बार बार इतना थोड़े डिटेल जाएंगे हम। आज के बाद सीधे लिखेंगे इको आर फर्स्ट है, काट दिया यहाँ पे, अब सोचते रहिए कहाँ पे काटा, है ना। तो जिसका क्लास छूटा गया, पहले भी बोला था बायोटेक का एक क्लास छूट जाएगा तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो देखो हिंद, हिंद वाला कहाँ काटेगा, तो दो एडेनिन के बीच में काटता है। कहाँ काटता है, दो एडेनिन के बीच, सॉरी, हिंद जब भी काटेगा कहाँ काटेगा, दो एडेनिन के बीच में काटेगा। दो एडेनिन के बीच काट दो, दोनों साइड वही है, तो चेंज ही करना पड़ेगा। यहाँ काटेगा और यहाँ काटेगा, तो अब कटिंग पैटर्न देख के ही बताइए स्टिकी एंड आएगा कि ब्लंट एंड। स्टिकी एंड आ जाएगा। तो ये क्या है, अंदर काटा ना इंडोन्यूक्लियस। तो बायोटेक में ज्यादातर जो यूज होता है ना, इंडोन्यूक्लियस यूज करता हूँ, नहीं इंडोन्यूक्लियस। अब देखो इतना करने के बाद भी आपसे क्वेश्चन गलती करवा देगा,
बोल देगा बताइए प्रोकैरियोट में किस टाइप का रेस्ट्रिक्शन यूज होता है, एक्सोन्यूक्लियस कि इंडोन्यूक्लियस? सोचो। इंडो। एक्सो क्या नहीं यूज हुआ? एक्सो तो इंडो क्या नहीं किया कि दोनों होगा? प्रोकैरियोट में मैंने पूछा। देखो सब पढ़ लिए ना, अभी देखना मैं जब आंसर करूंगा तो एक नया बात नहीं बताऊंगा, आपको आ रहा है, बस आंसर तक आप पहुंच नहीं पा रहे। तो जैसे बोले प्रोकैरियोट तो आपका दिमाग में आना चाहिए क्या प्रोकैरियोट है भाई, मतलब सर्कुलर डीएनए है, और सर्कुलर डीएनए है तो कोई भी सर्कुलर बना लो। सर्कुलर डीएनए का एक्सो कब होगा? कॉर्नर से काटेगा। इसका कॉर्नर कहाँ है बता दो, कहीं कॉर्नर दिख रहा है क्या? ये को बोल रही है सर वहां तो है, यही जो बना है। लो, ये तो बनाने में ऐसा हो गया, थोड़ा अच्छा से बना लो। लो अब बताओ कहाँ है इसका कॉर्नर? कॉर्नर है ये नहीं है, तो कॉर्नर है ये नहीं है तो प्रोकैरियोट में ये यूज होगा कि ये यूज होगा? कौन यूज होगा? एक्सो तो बात ही नहीं करेंगे। और मोस्टली काम प्रोकैरियोट इकोला बैक्टीरिया ये सब क्या, प्रोकैरियोट तो हम लोग किस पे काम करेंगे? समझ में आया? नहीं इतना पढ़ाने के बाद भी गलती कर दोगे, थोड़ी देर बाद फिर गलती कराते हैं, 2 मिनट रुके उसके बाद कराते हैं, है ना? तो ये ठीक, तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, कटिंग पैटर्न हो गया। तो ज्यादातर हम लोग जो बात करें एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर से काटेगा, एंडोन्यूक्लियस अंदर काटेगा। जेनेटिक्स में कहीं पे बताया था एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, कितने लोग को याद है? हाथ खड़ा करो, हैंड रेज करो। जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में एक जगह आपको बताया था एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, इसके पास अपना एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। कहाँ? पॉलीमरेज में। कौन सा पॉलीमरेज? तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और इवन डीएनए पॉलीमरेज में भी बताया गया था, डीएनए पॉलीमरेज में भी बोला था प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, याद आया? प्रूफ रीडिंग, तो प्रूफ रीडिंग में क्या करता है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तो यही तो काटता है साइड वाइज। नहीं एक्सो वाला कहाँ गया? ये एक्सो इधर साइड से काटेगा। तो प्रूफ रीडिंग वाला जो होता है तो उसमें क्या होता है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इवन पॉलीमरेज फर्स्ट में भी होता है, डीएनए सिंथेसिस में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास भी है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो कहने का मतलब प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म जहां भी आएगा ना, वहां पे कौन सा एक्टिविटी चलेगा? एक्सोन्यूक्लियस। क्योंकि प्रूफ रीडिंग में 2-4 बेस अभी जोड़ा है तो साइड से काट काट के हटाता है, बीच से हटाने का जरूरत नहीं। क्लियर? तो यहाँ का कुछ चीज वहां भी आया था। और देखो अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने बोला तो मोर देन 900 टाइप ऑफ डिस्कवर्ड है। अब कितना याद रखोगे, तो बड़ा मुश्किल है सबको याद रखना। तो मैंने अभी अभी 3 रेस्ट्रिक्शन आपको बताया, नहीं एक बताया इक्वार फर्स्ट, दूसरा बताया समा, तीसरा बताया हिंद सेकेंड। लेकिन सबका पैलिंड्रोम भी तो याद रखना पड़ेगा आपको। तो याद कैसे रखें पैलिंड्रोम? तो याद रखने का तरीका है, जैसे हिंद, यहाँ देखो हिंद, हिंद से याद रखें हिंदुस्तान। हिंदुस्तान वाले पूरे दुनिया में आग लगा के रखा है, आग। आग अगर याद रहेगा ना AG तो पैलिंड्रोम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे पैलिंड्रोम? तो देखो पैलिंड्रोम बनाने सिखा रहा हूं। पैलिंड्रोम कैसे बनाया जाएगा वो देखो बोर्ड पे। अगर आपको पता है कि हिंद का आग, हिंदुस्तान वाला आग लगाए हुए पूरे दुनिया में, AG, नहीं अब पैलिंड्रोम बनाना है तो उल्टा सीधा एक समान। अगर मैं केवल इसको अगर बनाऊं तो नहीं होगा बराबर। तो करना क्या आपको, इसका जस्ट अपोजिट यहां लिखिए, इसका इसके बगल में लिखो, इसका भी इसके बगल में लिख दो। अब एक स्टैंड तैयार हुआ तो दूसरा स्टैंड तैयार कर लेंगे। क्या आएगा? TTCG। देखो अब दोनों साइड से किधर से भी पढ़ के देख लो, 5 प्राइम 3 प्राइम बन गया। तो पूरा याद रखना, ये पूरा जो सोचोगे याद रख ले तो गलती हो जाएगा। क्या याद रखना? AG आग, हिंदुस्तान वाला पूरे दुनिया में क्या लगा है? आग लगा के रखा। समा, समा पीछे था, लो लिख लो, बोलो क्या लिख दे? AG, आप बोलिए क्या लिख दे, कुछ भी बोलिए।
लिख देते हैं AAG, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, इसका सेकेंड स्टैंड बनाओ 5 प्राइम 3 प्राइम, यहां क्या हो गया TTC TT, देखो तो 5 प्राइम पे यहाँ एडनिन है, 5 प्राइम पे यहाँ साइटोसिन, पैलिंड्रोम बना, बना क्या पैलिंड्रोम? नहीं बना। पैलिंड्रोम कहाँ बना? पैलिंड्रोम में मैंने क्या बोला कि इधर से पढ़ो कि इधर से पढ़ो, सेम ही आएगा। आपका तो उल्टा आ गया ना, AAG, इधर आ रहा है CTT, हो गया खेला। तो इसीलिए जो सिखाया उसको ध्यान रखना है ना। कुछ भी लिखना रहता तो काहेला सिखाते, कहते कुछ भी लिख लो। ठीक, एक लिखने आया। दूसरा ई को आर फर्स्ट, उसका कैसे मैं याद रखा हूं, ई को आर फर्स्ट जब डिस्कवरी हुआ, सबसे कॉमन मिलने वाला है, सबसे कॉमन मिलता है, लगभग हर एक लैब में मिलता है। नहीं तो साइंटिस्ट लोग जब बड़ा कॉमन है, तो ई को आर फर्स्ट जब डिस्कवरी हुआ तो गाना गाया, गा गा, क्या याद रखना है, गा। तो गा याद रहेगा, G तो बना लेंगे पैलिंड्रोम। कैसे बनाएंगे, ए का अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, लिख लो, अब बन गया, याद हो गया तुमको। ई को आर फर्स्ट आया तो गाना गाया। हिंदुस्तान वाला क्या किया, पूरे दुनिया में आग लगा के रखा है, तो आग याद रखना है। ठीक, और समा एक बताया था, समा, समा में याद रखना है, समा फर्स्ट, तो इसमें समा, सौ 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 सौ, सु 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 सु, ऐसे करके याद रखना। तो जब इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, हाँ कहाँ काटेगा वो याद रखना होगा, ब्लंटिंग, इसको ध्यान रखना होगा, इसमें कहाँ काटेगा, ए के बीच में काटता है, और इसमें कहाँ काटेगा, क्लियर। इस तरीके से आपको याद रखना होगा। जैसा कि मैंने बोला कि ढेर सारा रेस्ट्रिक्शन डिस्कवर्ड है, और आपको बताया कि एक ई को आर 5 पूछा हुआ, आपका पूछा हुआ है, तो जरा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ई को आर 5 ऐसे आउट ऑफ सिलेबस है, बट यहीं पे कर लेते हैं। एक है ई को आर, क्या बोल रहे हैं, टाइम हो गया, हाँ हाँ हाँ, बस बस 5 है ना, बस निकल गया। ई को आर 5 भी काटेगा कहीं, अब ई को आर 5 काटा तो काटा कहा, और दूसरा है इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो याद रखना होगा GAT, क्या याद रखेंगे इसमें, इसका पैलिंड्रोम याद रखना है, GAT, गेट, गेट, तो T का अपोजिट, A का अपोजिट, G का अपोजिट, और एक स्टैंड बना तो दूसरा स्टैंड अब बना लेना है, CTATA। क्लियर है, कहाँ काटोगे, तो बताया था ब्लंट इंड बनेगा, यहां कटेगा, थायमीन और एडनिन के बीच कटेगा। थायमीन और एडनिन जब भी पढ़ते हैं, मैंने डीएनए पढ़ाते वक्त सिखाया था, ऑलवेज 5 प्राइम टू, आप एटी के पास काटना नहीं है, एटी काटेंगे तो यहां काट लोगे तो खेला हो जाएगा, तो इसको भी तो 5 प्राइम से पढ़ेंगे, उल्लू पढ़ेगा, 5 प्राइम से पढ़ना है ना। तो जब भी काटेंगे कहा, थायमीन और एडेनिन के बीच के स्टर बॉन्ड को कट करेगा। पूरा समझ में आया रिस्ट्रिक्शन। चलो एक आध क्वेश्चन देते हैं, लिख रहे हैं क्या, बैक करूं, किधर है बैक, अच्छा हट जाओ, दोनों अलग अलग है ना। समा का क्या आया, CCC, आई को आर फर्स्ट में क्या आया, AAG, ब्लंट इंड, स्टिकी इंड बोल रहे हैं,
पैलिंड्रोमिक का। तो उससे क्या दिक्कत है बाद वाले? कटिंग के बाद बोल रहा है, बैक करूँ और बताओ। हाँ तो ये तो लिखा ही है, यही ना। अच्छा GATTC, तो इको तो इसमें समा वाले में केवल समा डाले हैं ना। अगर यहाँ पे इको आर फर्स्ट डालिए काटेगा, यहाँ भी काटेगा। हाँ तब वो भी काटेगा, अभी वही तो बताने जा रहे थे, है ना। बस हटाओ, देखो देखो इसी चीज को बात करने जा रहे थे। मान लीजिए कोई डीएनए दिया, आपसे क्वेश्चन करेगा कोई डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक। और इसमें अगर आपको बोल दिया बात नहीं GATTC नहीं, तो इधर CTTAG और इधर लिख देते हैं CCCGGG GGG CCC। ये डीएनए है आपके पास। बोलेगा इस डीएनए पे हम लोग डाले हैं ई को आर फर्स्ट, तो बोलेगा क्या को टुकड़ा बनाएगा, कितना टुकड़ा बनेगा, कितना टुकड़ा, कहाँ काटेगा, इसका पैलिंड्रोम खोजना होगा। तो पैलिंड्रोम क्या है इसका, GATTC, यही ना। तो कहाँ काटेगा, इको आर फर्स्ट का यहाँ काटेगा, इसके अलावा और कहीं छुएगा भी नहीं। तो क्या को टुकड़ा, दो को टुकड़ा ना, दो ही टुकड़ा। लेकिन अगर बोलेगा इको आर फर्स्ट प्लस दोनों डाल दिया, तो अब यहाँ भी काटेगा, इको आर फर्स्ट अपने जगह पे काटेगा, ये अपने जगह पे काटेगा, 3 टुकड़ा। तो काटा 2 जगह, टुकड़ा क्या को बना, 4 6 टुकड़ा, छोड़ घटा आता है ना। 3 टुकड़ा डीएनए का, 1 टुकड़ा ये वाला, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, 3 टुकड़ा। देखो जब भी आपको दे तो इसको आपको यहां तो मैं पिक्चराइजेशन करवा के दिया ना। बोलेगा कोई डीएनए है, इसमें बोलेगा कोई डीएनए है, इसमें बोलेगा 2 साइट, बोलेगा GATTC का है, या ये भी ना देके लिखेगा 2 साइट किसके लिए है, इको आर फर्स्ट का है, और 3 साइट इसमें है समा का। बोलेगा इस डीएनए पे हम लोग डालें, जब इस पे इको आर फर्स्ट डाला गया तो क्या टुकड़ा बनेगा, क्या टुकड़ा, 3। क्यों, इको आर फर्स्ट का कितना साइट है, 2, तो 2 जगह कटवा देना ऐसे कैसे, तो क्या टुकड़ा, 1 2 3 नहीं। बोलेगा सेम क्वेश्चन, बोलेगा इसमें समा डाले थे, इको आर फर्स्ट की जगह क्या डाले थे, केवल समा फर्स्ट डाले, क्या टुकड़ा। तो आपको क्या करना है, 3 साइट है तो क्या टुकड़ा हो जाएगा, 1 2 3, तो 4 टुकड़ा नहीं। अब बोलेगा अगर दोनों डाले थे, दोनों डाले थे, ये भी डाले थे ये भी डाले थे, अब कितना हो जाएगा, 3 जगह ये काटेगा, 2 जगह ये, तो आपको एक लाइन खींचना है, 1 2 3 1 2, क्या को टुकड़ा गिन लो, 1 2 3 4 5 6, हुआ 6। अब सही होगा, गलती तो नहीं होगा। चलो देखो कोई डीएनए है जो बैक्टीरिया से निकाला गया है, इसमें 3 साइट इको आर फर्स्ट का है, इको आर फर्स्ट, क्या गो टुकड़ा, क्या गो टुकड़ा, क्या गो टुकड़ा, क्या गो टुकड़ा। बोले थे ना सब पढ़ने के बाद भी गलती करता बच्चा। बैक्टीरिया दिए तो बैक्टीरिया में कैसा डीएनए, कई जगह कटवाना है, 3 जगह, 1 2 3 ले कटा दिए, क्या गो टुकड़ा, फिर 4 कहां से आंसर आ रहा था, 1 2। सर्कुलर डीएनए में ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन आए तो आपको पेन उठाना है, कुछ न बोले डीएनए, कुछ न बोले तो लीनियर एक लाइन खींच लो,
काट के देख लेंगे भाई। और अगर बोल दे प्रोकैरियोट बैक्टीरिया इकोलाई दिस दैट कर दे प्लाज्मिड उलाज्मिड, फट से सर्कुलर करना है और कटवा के देख लेना है 3 जगह काटा क्या टुकड़ा। सेकेंडों में है लेकिन आंसर तो सही हो जाएगा। और आसान क्वेश्चन गलती करने का मतलब है 9 नंबर डिफरेंस दे देना। एक क्वेश्चन आपका गलती हुआ मतलब 9 नंबर का डिफरेंस आप ले लीजिएगा। क्लियर? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन अगला क्लास आपका छुट्टी हो जाएगा बच्चा, चुनाव चुनाव के कारण। नेक्स्ट आपका मिडिल में हो जा रहा है ना, मिडिल का मॉर्निंग में भी छुट्टी देना पड़ा, तो आप